नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको जम्मू कश्मीर के सर्जन बरकती उर्फ आजादी चाचा से मिलवाएंगे, जिनका नाम पुलिस फाइल में एक पत्थरबाज के तौर पर दर्ज है। लेकिन अब आजादी चाचा कैसे सत्ता में आने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और क्या आतंकी अफजल गुरु का भाई भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, ये देखेंगे। फिर ये भी बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार की हवा में कैसे 35 फीट की छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा धराशायी हो गई, वो भी सिर्फ 8 महीने में। इस पर शिंदे सरकार ने एक्शन तो लिया है, लेकिन कैसे इस पर सत्ता का जबरदस्त क्लेश भी हो रहा है, वो देखिएगा। इसके बाद न्यूज मित्रों के लिए काम की खबर। आरबीआई जल्द ही नया फटाफट लोन सिस्टम लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है ULI। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करेगा और कैसे बहुत सारे लोगों को चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप से बचाएगा, इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों के बीच युद्ध के अलावा रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई है। इससे पहले कल पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बातचीत की थी, और रूस यूक्रेन की जंग के साथ साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया था। शराब घोटाले में बीआरएस की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए। के कविता पिछले 5 महीने से जेल में बंद है। आज बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नई लिस्ट भी जारी कर दी। बीजेपी ने इस लिस्ट में 29 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस तरह अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 32 नाम हैं। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला गांधरबल से चुनाव लड़ेंगे, और गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राजकोट, मोरबी और द्वारका समेत 6 जिलों में सेना को तैनात किया गया है। अब तक 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि 30 ट्रेन भी रद्द हुई हैं। सीएम ने राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। सत्ता में लेकिन सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहां पूर्व पत्थरबाजों, अलगाववादियों और आतंकवादियों के रिश्तेदारों के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। खास तौर पर 3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं। ये नाम है आजादी चाचा, सयार अहमद रेशी और आतंकी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु। जाहिर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। ये कश्मीर के राजनीतिक सीन में बदलाव का संकेत है, क्योंकि अलगाववादी पहले चुनावों का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में ये डेवलपमेंट होने के बाद इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पहले कुछ नामों से आपका परिचय करवाते हैं, फिर पूरी कहानी बताएंगे। एक नाम है सर्जन बरकती, जो अपने क्षेत्र में आजादी चाचा के नाम से चर्चित है। ये अब जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इन्होंने और इनकी बेटी ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शोपियां से नामांकन भी दाखिल कर दिया। घाटी में आतंकवादियों के एनकाउंटर और खास तौर पर बुरहान वानी की मौत के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को भड़काने के आरोप में आजादी चाचा नामक इस व्यक्ति को जेल में डाला गया था। सोचिए, अब वही आजादी चाचा शोपियां से चुनाव लड़ने के चक्कर में है। अगला नाम है एजाज गुरु। वर्ष 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज अहमद गुरु भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। अफजल गुरु को 2001 में हुए संसद हमलों के 2 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोषी पाए जाने पर अफजल को फांसी की सजा दी गई थी। अब एजाज ने विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बनाया है। हालांकि इसके परिवार वालों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। एक और नाम है सयार अहमद रेशी, प्रतिबंधित जमात इस्लामी के पूर्व वरिष्ठ सदस्य। सयार अहमद रेशी ने कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस संगठन को अलगाववाद को हवा देने वाला बताया जाता है। माना जा रहा है कि अभी इस संगठन के और भी नेता चुनाव के मैदान में सामने आ सकते हैं। एक और शख्स से आपका परिचय कराते हैं। नाम है सैयद मुंतजर मेहंदी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP में शामिल हो चुके हैं, और इनके बडगाम से चुनाव लड़ने की संभावना है। ये अलगाववादी आगा सैयद हसन अल मुसावी के बेटे हैं और प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन जम्मू कश्मीर अंजुमन शेरी शियान के अध्यक्ष हैं। एक नाम है रुकन नजीर अहमद भट्ट, जिन्होंने देवसर विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल किया है।
मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में वो लोग अब जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे जो पहले चुनाव का ही बहिष्कार करते थे, जिन्हें पहले लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं था, वो अब नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव है। एक नई तस्वीर जो कश्मीर घाटी से देखने को मिल रही है, वो खास तौर पर अलगाववादियों के रिश्तेदार या जमात इस्लामिया जैसे कट्टरपंथ संगठन चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। कई ऐसे जमात के रकुन हैं जिन्होंने आज जो है असेंबली चुनावों के लिए अपना नामांकन भर दिया है। पहले मैं जमात इस्लामी के इज्तिमात में जाया करता था जैसे बाकी लोग जाया करते थे, क्योंकि मेरा जहन ही इस्लामी है, बचपन से ही मेरा जहन इस्लामी रहा है, तो इसलिए कभी कभी मैं उधर भी जाया करता। मेरा मकसद यही है कि लोगों की खिदमत करना, जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है उनकी मैं खिदमत करना चाहता हूँ। असल में चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इफ एनीथिंग इज चेंज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज चेंज। तो कुलगाम को अब तब्दीली की जरूरत है, उनके असरार पर ही मैं इस बात के लिए आमादा हुआ हूँ कि मुझे आगे आना चाहिए और लोगों के लिए अपने आप को वक़्फ़ करना चाहिए। पार्टी इस्लामी ने भी यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल बहुत जगहों पे भरे हैं, कैसी अच्छी खुशी की बात है। इसके बजाय वो चोरी छुपी किसी और को वोट दें, अच्छा है कि वो खड़े हो जाएं और आगे आएं इस रियासत को अच्छा करने के लिए। लोग बख्शते हैं तो मैं कौन होता हूँ? अगर लोग वोट देते हैं उनको देखा जाएगा। वैसे तो आवाम जानती है सब चीज़ें, लेकिन इतना मैं कह दूं कि अलगाववादियों का कोई रोल नहीं बनता देश की सियासत में, देश के संविधान में। जो हुर्रियत के नेता हुआ करते थे, जो कभी अलगाववाद पाकिस्तान की बात करते थे, वो आज आईने हिंदुस्तान के तहत इलेक्शन फॉर्म भर रहे हैं और ओथ लेंगे और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग ने साबित किया था कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में जेल में बंद ऐसे नेताओं की भी जीत हुई थी जिन पर कश्मीर में अशांति फैलाने के आरोप हैं। इनमें एक नाम है अलगाववादी नेता अब्दुल रशीद शेख का। इसी जीत ने प्रेरित होकर आज़ादी चाचा जैसे पत्थरबाज नेता उत्साहित हैं और इन्हें उम्मीद है कि जेल में बंद होने पर भी इन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा में अच्छे वोट मिलेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में होना है और 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। सत्ता में जम्मू कश्मीर चुनाव के सारे अपडेट, सारे नए समीकरण और सभी नए चेहरों के बारे में आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सत्ता में अब बात भ्रष्टाचार वाली उस हवा की जिसके तेज झोंकों ने करीब 8 महीने पुरानी 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरा दी और अब इसी टूटी हुई मूर्ति पर राजनीति का वो मजबूत किला बनाया जा रहा है जिससे निकलने के लिए सत्ता पक्ष जांच को सीढ़ी बना रहा है और विपक्ष भ्रष्टाचारियों को इस किले में कैद करने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की है, जहां वर्ष 1664 में बना एक किला है जिसे सिंधुदुर्ग किला कहा जाता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी का किला था। इसी सिंधुदुर्ग में उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था और सिर्फ 8 महीने 22 दिन के बाद ये मूर्ति पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी है। जहां 2 दिन पहले तक 35 फीट की विशालकाय मूर्ति खड़ी थी, वहां अब उस मूर्ति के टूटे हुए अवशेष ही बाकी हैं। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष को लगता है कि मूर्ति का टूटना उनके लिए राजनीतिक रूप से काफी हानिकारक है, जबकि विपक्ष को मूर्ति टूटने का दुख तो होगा, लेकिन सरकार पर हमला करने के लिए उन्हें इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था।
वो भी उस स्थिति में जब महाराष्ट्र की बड़ी आबादी छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान जैसा दर्जा देती है। उनके लिए मामला थोड़ा इमोशनल भी है। ऐसी स्थिति में कल जैसे ही मूर्ति के गिरने की खबर आई, महाराष्ट्र सरकार एक्शन में दिखी। सिंधुदुर्ग पुलिस ने मूर्ति ढहने को लेकर ठेकेदार जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इन दोनों आरोपियों की कंपनी को शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने और लगाने का काम दिया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 110, 125, 318 और 3(5) सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान के मुताबिक इस मूर्ति को इंडियन नेवी ने तैयार किया था। इससे महाराष्ट्र सरकार का कोई सीधा लेना देना है ही नहीं। शायद इसीलिए इसके गिरते ही नेवी ने तुरंत जांच कराने और मूर्ति को दोबारा स्थापित करने का ऐलान किया। इंडियन नेवी की जांच के ऐलान से अलग महाराष्ट्र सरकार ने भी इसकी जांच के आदेश दे दिए और उसी स्थान पर दोबारा से मूर्ति स्थापित करने की बात भी कही। एक तरफ डैमेज कंट्रोल के लिए सुपरसोनिक स्पीड वाली राजनीतिक कोशिश हुई, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसमें अपने लिए सत्ता की संभावनाएं देख रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखे हमले किए। कांग्रेस ने इस पर कलेजा फटने की बात तक कही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक तरफ 67 वर्ष पहले प्रतापगढ़ जिले में लगी शिवाजी महाराज की मूर्ति की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ सिंधुदुर्ग में ध्वस्त मूर्ति की तस्वीर भी लगाई और लिखा कि पंडित नेहरू ने 30 नवंबर 1957 को प्रतापगढ़ जिले में जिसका अनावरण किया था वो मूर्ति बुलंद है और दूसरी तरफ 8 महीने में शिवाजी की नई मूर्ति गिर गई है। इसे देखकर कलेजा फटता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के विपक्षी दलों शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के नेताओं ने सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इन दलों ने बीजेपी और शिवसेना पर चुन चुनकर नुकीले हमले किए। इन सब के बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त यानी कल दोपहर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मूर्ति गिर गई। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान का दावा है कि मूर्ति के नट बोल्ट में जंग लगा हुआ था। नेवी को जंग लगने की जानकारी दी गई थी, जबकि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का कहना है कि तेज हवाओं के कारण मूर्ति नहीं गिर सकती है, भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी इस मूर्ति के गिरने से काफी गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए जल्दबाजी में इसे लगाया गया था, इसीलिए ये गिर गई। जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि विपक्ष इस मामले में ओछी राजनीति कर रहा है और सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि काम घटिया क्वालिटी का था, ये जनता के साथ खुला धोखा है। आलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपलं महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे। पुणे हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता, त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। ये सरकार को ही रिपेयरिंग की जरूरत है। एक्चुअली मुख्यमंत्री झूठ मूठ के मुख्यमंत्री है। उनका एक मंत्री कहता है कि हमारा दोष नहीं, वो केंद्र सरकार का है, यानी मोदी जी के ऊपर आरोप कर रहे हैं। तो ये राज्य की सरकार ये जताना चाहती कि मोदी जी जहाँ हाथ लगाया वहाँ पे ऐसे ही होने वाला है। ये नेवी ने तैयार की थी, हो सकता है कि नेवी ने जिनको काम दिया था उन्हें ये आकलन नहीं हुआ कि यहाँ पर कितने जोरों से हवाएं चलती है और समुद्र के किनारे किस तेजी से जो हमारा जो लोहा होता है वो जंग खाता है। ये जो बेईमान गद्दारों की सरकार है उसने जो शिवाजी महाराज जी का जो पुतला बनाया वो टूट गया है। अच्छे मन से नहीं बनाया, राजनीतिक मन से बनाया। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूँ कि आपने महाराष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो आदर, जो सम्मान महाराष्ट्र की धरती को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ है, पॉलिटिक्स लाने से उसमें कमी आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी ये सरकार कमी चल जाएगी।
कौन है ये ठाणे का कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में करोड़ों के काम है? उसके ऊपर तुरंत एफआईआर करो, अगर तुम ईमानदार हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको ब्लैक लिस्टेड करो। राजनीति अपनी जगह पे है, पर किस विषय की राजनीति करोगे आप? इतनी घिनौनी राजनीति जिसके कारण हुआ है, जिस वजह से हुआ है, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, ना ही किसी का समर्थन करेंगे। इस सब के बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि 20 अगस्त 2024 को ही इंडियन नेवी को चिट्ठी लिखकर ये बताया गया था कि मूर्ति में लगाए गए नट बोल्ट पूरी तरह से खराब हो गए हैं और इस बात से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। नट बोल्ट समंदर के खारे पानी की वजह से खराब हुए हैं। ऐसे में संबंधित मूर्तिकार को इस बारे में सूचना देकर उचित कार्रवाई की जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई और सिर्फ 6 दिन के बाद मूर्ति गिर गई। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस मूर्ति को बनने में खर्च कितना हुआ होगा। दरअसल गुजरात में जिस तरह देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी थी, उसी तर्ज पर 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने का ऐलान किया। दावा किया गया कि यह स्टैचू ऑफ यूनिटी से ऊंची होगी। 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 16 हेक्टेयर में 210 मीटर की मूर्ति बनाने का प्लान तैयार हुआ। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मूर्ति बनाने को मंजूरी भी दे दी, लेकिन राजनीतिक ऐलान और जमीन पर काम होने में काफी अंतर होता है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने 3,600 करोड़ रुपए की जगह इस मूर्ति के इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ 2 करोड़ 36 लाख रुपए इंडियन नेवी को दिए, जिसके कारण 210 मीटर ऊंची मूर्ति की जगह सिर्फ 35 मीटर ऊंची मूर्ति ही बनी और कल वो भी गिर गई। सोचिए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए आदर्श हैं, उन्हीं की मूर्ति सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में गिर गई। इस खबर पर रिसर्च के दौरान हमने समझने की भी कोशिश की कि अगर इस तरह की घटना या भ्रष्टाचार शिवाजी के शासन में होता तो वो क्या करते, भ्रष्टाचारियों को वो क्या सजा देते। ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए हमने एक पुस्तक का अध्ययन किया। इसका शीर्षक है शिवाजी एंड स्वराज और इसके लेखक हैं अनिल माधव दवे। इस पुस्तक में शिवाजी के आदर्शों वाले गवर्नेंस का विवरण किया गया है। इसमें लिखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को राज व्यवहार में भ्रष्टाचार, चाहे वो आचरण में हो या अर्थतंत्र में, बिल्कुल भी अस्वीकार्य था। इसी पुस्तक में एक घटना का विवरण है कि शिवाजी के सौतेले मामा मोहिते ने रिश्वत ली और ये जानकारी जब महाराज को मिली तो उन्होंने तत्काल उसे कारागार में डाल दिया। इस पुस्तक में एक और प्रसंग है जिसमें एक दबंग से गरीब किसान की भूमि हड़पने की कोशिश की। शिवाजी ने अपने पद एवं शक्ति का गलत प्रयोग करने वाले उस दबंग को न केवल दंडित किया बल्कि गरीब की भूमि भी सुरक्षित करवा दी। अपने अधिकारियों को लिखे 13 मई 1671 के एक पत्र में शिवाजी ने लिखा, अगर आप जनता को तकलीफ देंगे और कार्य संपादन हेतु रिश्वत मांगेंगे तो लोगों को लगेगा कि इससे तो मुगलों का शासन ही अच्छा था और लोग परेशानी का अनुभव भी करेंगे। भ्रष्टाचार का इलाज करने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपने साम्राज्य में विशेष निरीक्षक नियुक्त किए थे। इस व्यवस्था को मजलिस कहा जाता था। यह सिस्टम अधिकारियों और सैनिकों के कामकाज की जांच करता था और रिपोर्ट देता था। कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और संघर्ष का कर्ज भले ही उनकी प्रतिमा बनाने वाले भ्रष्ट इंजीनियर कभी ना उतार पाए, लेकिन आप लोगों के लिए कर्ज वाला झंझट अब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत आसान करने जा रहा है। कर्ज अब ज्यादातर लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। घर का कर्ज हो, गाड़ी का कर्ज, सुख सुविधाओं का कर्ज, यहाँ तक कि बड़े शहर में जिंदगी चलाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। हो सकता है आपके ऊपर भी इस वक्त कोई ना कोई कर्ज चल रहा हो। ऐसे लोगों की मजबूरी का फायदा चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप भी उठाते हैं, जो आसानी से लोन तो दे देते हैं, लेकिन उनके ब्याज की दरें और वसूली की शर्तें कई बार बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती हैं। पर अब सरकार इस समस्या का ऐसा हल ला रही है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और इस सिस्टम का नाम है ULI यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसे आप आरबीआई का नया फटाफट लोन सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का दावा है कि ये जितना सरल है उतना ही सुरक्षित भी है और लोन वाली ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति में होगी।
आसान भाषा में समझें तो अब किसी को लोन पाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, दस्तावेजों वाली जंग भी नहीं लड़नी होगी, बल्कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के जरिए अब लोन प्रोसेस आसान हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से यूपीआई जैसे जिस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूएलआई को लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, उसके पायलट प्रोजेक्ट पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है और अब ये जल्द बाजार में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे आज फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऑनलाइन ऐप यूपीआई सिस्टम पर बेस्ड हैं, जिसकी निगरानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई कर रहा है। ऐसा ही प्लेटफॉर्म यूएलआई आ रहा है, जिस पर कई सारे कर्ज देने वाले लैंडिंग ऐप बेस्ड होंगे और लोन मिलना आसान होगा। हम आपको ये भी बताते हैं कि यूएलआई से फटाफट लोन मिलेगा कैसे, यानी ये पूरी प्रक्रिया कैसे बेहतर हो जाएगी। जैसे अभी किसी व्यक्ति को अगर लोन चाहिए तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो ऑनलाइन आवेदन करे या फिर बैंक के पास जाए। लेकिन यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के जरिए 1 क्लिक से आपका आवेदन हो जाएगा और बैंक जाने की जरूरत भी नहीं होगी। अभी लोन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट के नाम पर दस्तावेज की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन अब यूएलआई प्लेटफॉर्म पर ही सारे दस्तावेज मौजूद रहेंगे। अभी पेपर देने के बाद बैंक के लोग कर्ज लेने वाले शख्स के घर से दफ्तर तक जांच पड़ताल करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन अब यूएलआई अलग अलग सोर्स से आपके सारे रिकॉर्ड्स जमा कर लेगा। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद अगर कोई कमी नहीं दिखती है तो लोन मिल जाता है, जबकि यूएलआई सिस्टम में डॉक्यूमेंट से ही किसी के लोन पाने की योग्यता चेक हो जाएगी और अगर सब कुछ ठीक लगा तो लोन के पैसे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। इतनी मेहनत के बाद अगर बैंक को डॉक्यूमेंट में कहीं थोड़ी सी भी कोई कमी दिखाई देती है तो लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यूएलआई सिस्टम से बिना भागदौड़ किए आसानी से लोन मिल जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अभी कर्ज देने वाले ऐप स्वतंत्र तौर पर काम करते हैं, उस पर सरकार और आरबीआई का कंट्रोल सीमित होता है, लेकिन यूएलआई प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ऐप सरकार और आरबीआई की निगरानी में रहेंगे और आपके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। इस व्यवस्था के लिए पिछले साल अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ने एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 1 साल के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी लोन, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन और होम लोन पर फोकस किया गया और माना जा रहा है कि इस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा गांव में रहने वाले किसानों और छोटे रोजगार करने वाले लोगों को ही होगा। ये यूएलआई सिस्टम कैसे काम करेगा ये भी आइए आपको बताते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोन के आवेदन के बाद डिजिटल रिकॉर्ड्स के आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी ले ली जाएगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में ई-केवाईसी के सिस्टम के तहत काम होगा। यूएलआई प्लेटफॉर्म कर्ज लेने वाले व्यक्ति का भूमि रिकॉर्ड समेत डिजिटल जानकारी अपने पास रखेगा और इस यूएलआई से किसी के पुराने कर्ज के साथ साथ आय का पता भी आसानी से चल जाएगा। इससे ये जानकारी हो जाएगी कि जिस व्यक्ति ने कर्ज के लिए आवेदन किया है वो लोन दिए जाने के योग्य है या नहीं। लेकिन यहाँ एक बात सभी लोगों को नोट कर लेनी चाहिए, यूएलआई का असली मकसद और मतलब क्या है। आसान भाषा में यूएलआई सिस्टम किसी बैंक से लोन मिलने की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यूएलआई कर्ज की लंबी और मेहनती प्रक्रिया को आसान बनाने की गारंटी जरूर देता है। खुद आरबीआई गवर्नर का भी मानना है कि जिस तरह यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम को बदल दिया, वैसे ही यूएलआई भारत में कर्ज लेने के सेक्टर को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या इसके किसी तरह का नुकसान भी हो सकता है? क्या आपकी निजी जानकारी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है? इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की है। The Unified Lending Interface, that is ULI. This platform facilitates seamless flow of digital information, including even land records of various states from multiple data service providers to lenders. This cuts down the time taken for credit appraisal, especially for smaller and rural borrowers. ग्राहक या एमएसएमई का व्यापार करने वाले इस इंटरफेस पर जाकर अपने लोन को अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ लोन अप्लाई ही नहीं होगा, इस इंटरफेस से बाकी एजेंसीज भी जुड़ेंगी, यानी बैंक भी जुड़ेंगे, एनबीएफसी जुड़ेंगे,
और लैंड रिकॉर्ड को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, आपके आधार का डाटा भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, आपके पैन कार्ड, यानी आपकी जो जो रिक्वायरमेंट रहती है आपके लोन अप्लाई करने के बाद बैंक में, एक इंटरफेस पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे लोन लेना और सरल हो जाएगा। खास बात यह है कि आरबीआई का फटाफट लोन सिस्टम सिर्फ आसानी से कर्ज नहीं देगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को लोन वाले फ्रॉड से भी बचाएगा। मौजूदा वक्त में इंस्टेंट लोन देने वाली ऐसे कई फर्जी ऐप हैं जो मिनटों में जरूरतमंदों को कर्ज तो देते हैं, लेकिन फिर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। हाल में लोकल सर्कल ने इस विषय पर एक सर्वे किया था, जिसमें 9% भारतीयों ने माना था कि उन्होंने या फिर उनके किसी न किसी जानकार ने इंस्टेंट लोन ऐप का इस्तेमाल किया है। इसमें 45% भारतीय ऐसे थे जिनके अनुसार उन्होंने लोन ऐप से कर्ज के बदले 25% से लेकर 200% तक की दर से सालाना ब्याज दिया। 61% भारतीय ऐसे भी थे जिन्हें लोन वापस करते वक्त ऐप कंपनियों द्वारा जबरन वसूली और डेटा के दुरुपयोग किए जाने का भी एहसास हुआ। हम आपको इस फर्जी और इंस्टेंट लोन वाले जाल की क्रोनोलॉजी भी दिखाते हैं, जिससे आप भी ऐसे किसी फ्रॉड से सावधान हो जाएं। दरअसल इस तरह के लोन ऐप तैयार करके गूगल प्ले स्टोर पर डाले जाते हैं और इसमें से ज्यादा ऐप चीन से संचालित होते हैं। लोन ऐप को प्ले स्टोर पर डालने के बाद लोगों के मोबाइल पर लोन ऑफर वाले मैसेज भेजे जाते हैं। जब पैसों के लिए जरूरतमंद लोग लिंक से अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए डेटा एक्सेस की परमिशन मांगी जाती है, और जैसे ही वो ओके बटन पर क्लिक करते हैं, इन फ्रॉड लोन ऐप कंपनियों को उस शख्स के मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी और कई निजी जानकारियों का एक्सेस मिल जाता है। ये जानकारी हासिल करने के बाद कंपनी की ओर से यूजर के बैंक खाते में लोन अमाउंट तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटे पैसे वसूले जाते हैं। फिर ब्याज दरों में मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि कई बार तो लोन चुकाने के बाद भी ग्राहक से रकम की डिमांड की जाती है, और अगर कोई इनकार कर देता है तो उसकी फर्जी अश्लील तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी तक दी जाती है। अगर इन धमकियों के बाद भी पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उन तस्वीरों को उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को भेज दिया जाता है। लेकिन अब सरकार के ULI यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस सिस्टम से इस फ्रॉड से लोगों को बचाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में इंसाफ और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कोलकाता की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल के एक छात्र संगठन छात्र समाज ने आज नबन्ना मार्च का ऐलान किया था, और इसी मार्च में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। सुबह से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नबन्ना की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। हावड़ा ब्रिज को भी सील कर दिया गया था। ये मार्च दोपहर करीब 12:45 पर शुरू हुआ, लेकिन नबन्ना तक नहीं पहुंच सका क्योंकि कई जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी, कई रास्तों को बंद किया गया था, बाकायदा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। मामला तब बिगड़ गया जब हावड़ा ब्रिज के पास छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन भी चलाई। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। बीजेपी ने पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कल पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान किया है, जबकि सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि कल ना तो सरकारी कार्यालय और ना ही परिवहन व्यवस्था, कुछ भी बंद नहीं रहेगा और सबको समय से काम पर आना होगा। दमकल के ऊपर हम लोग हैं यहाँ पे, और आगे देखिए भीड़ जो है उसको धकेल के आगे ले गया है पुलिस। अगर मारना है पूरी तरह से मार दीजिए, रेप करके मारना नहीं चाहते। चाल कमान मारा, फिर गियर करना, फिर लाठी चार्ज कर, कितना दूर लेके आ गया। जब बॉडी पड़ा हुआ था उस दिन पुलिस कहाँ था? कब था? अभी इतना आदमी क्या कर रहा था भीतर में? हमको न्याय चाहिए भैया, कुछ नहीं।
একটাই কোনো পলিটিক্যাল পার্টিতে নেই, আমরা নিরপেক্ষভাবে এসেছি। यहाँ पे टीआर गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और दूसरे तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग टीआर गैस को वापस इस तरफ फेंक रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे स्थिति खराब हो रही है। कोलकाता में पहले कोई भी रैली में दिखा नहीं गया था, ये पहली बार हो रहा है। कोलकाता पुलिस कंटेनर बिठा रहा है सड़कों पे ताकि रैली जो है वो इसको क्रॉस करके आगे ना आ सके। কেমিক্যাল মেশানো জল স্প্রে করছে, এটা কি ধরনের আচরণ? আমাদের এই ছাত্র সমাজে বেকার যুবক যুবতী যারা, তারা কি বাংলায় জন্ম নিয়ে তারা কি কোনো ভুল করেছেন? আমার সেই বাংলার ছাত্র সমাজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রক্ত স্নান করাতে চাইছে। We have all seen how the police has acted, how the police, they have acted even in spite of so much provocation. They have been insulted, stones have been thrown at them. You have seen that bloodsheds. Police has done their duty. Isn't it a great thing that they have done? A great job that they have done? वैसे कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि छात्र जिस नबन्ना तक मार्च करना चाहते थे वो नबन्ना क्या है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सचिवालय की इमारत के नाम नबन्ना है और ये हावड़ा में है। ये एक 14 मंजिला इमारत है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के ऑफिस हैं। इसके टॉप फ्लोर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का ऑफिस है और 13वीं मंजिल पर गृह सचिव का ऑफिस है। 2013 में ही ममता बनर्जी ने अपने ऑफिस को यहाँ शिफ्ट किया था। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ऑफिस रॉयटर्स बिल्डिंग हुआ करता था। सत्ता में अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो हर बदलते वर्ष के साथ महिलाओं के लिए किसी कारागार से भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। और अब तो वहां बोलने की आजादी भी छिन गई है। अफगानिस्तान की महिलाओं के बुरे दिन उसी वक्त शुरू हो गए थे जब वहां की सत्ता पर तालिबानियों का कब्जा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वहां महिलाओं का सांस लेना दूभर होता चला गया। एक के बाद एक क्रूरता भरे आदेश आते चले गए और अब सारी हदें पार हो गई हैं। खबर यह है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर नया कानून लागू किया गया है, जिसमें महिलाओं को घर से बाहर सामान्य बोलचाल करने से रोका गया है। सोचिए, जिस दौर में महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, इसी दौर में दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। आदेश यह है कि महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर हमेशा अपने शरीर और चेहरे को मोटे कपड़े से ढकना होगा। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्ला अखुंदजादा ने खुद नए कानूनों को मंजूरी दी है। जिस देश में सुप्रीम लीडर ही ऐसे कट्टर आदेश दे रहा हो, वहां जनता की क्या हालत होगी ये समझा ही जा सकता है। तालिबान के इस नए कानून को 2 श्रेणियों में रखा गया है, एक है हलाल और दूसरा है हराम। इस कानून के उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी सजा की बात कही जा रही है। इस कानून के बाद तालिबान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी बड़ी निंदा की है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी नए कानून पर आपत्ति दर्ज कराई है। क्या आप जानते हैं इस कानून से कितनी महिलाएं प्रभावित होंगी? अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या 4,42,02,132 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 2,13,35,238 है, यानी लगभग 38%। सोचिए, इतनी महिलाओं की आज़ादी को कुचलने वाला ये कानून लागू किया गया है। इस कानून के बारे में जानने के बाद आपको 15 अगस्त 2021 की तस्वीरें भी देखनी चाहिए, जब अफगानिस्तान की सत्ता दूसरी बार तालिबान के हाथ आई थी और हथियारबंद तालिबानी शहर शहर घूमते हुए नजर आए थे। सरकारी संस्थानों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक हर जगह तालिबानी आतंकी बंदूक के साथ शक्ति का आनंद ले रहे थे। तब ये तय हो गया था कि महिलाओं के लिए इस देश में सांस लेना भी मुश्किल होगा, और तालिबानियों ने ये बात हर गुजरते दिन के साथ और साबित कर दी है। आगे आपको बताएंगे कि आज की तारीख में अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति कितनी चिंताजनक और गंभीर है। लेकिन इस नए कानून का चकित करने वाला पहलू ये भी है कि पुरुषों पर भी सख्ती की गई है। तालिबान ने इस बार महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। पुरुषों को भी घर से बाहर निकलते समय घुटनों तक अपने शरीर को ढकना होगा।
जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, वहां महिलाओं के लिए जीना, रहना, घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, आइए आपको बताते हैं। तालिबान राज में महिलाएं अकेले यात्रा नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर पाबंदी है। अफगानिस्तान की किसी भी महिला को यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, 10वीं तक के स्कूल जाने पर लड़कियों को पाबंदी है। महिलाएं बिना किसी पुरुष के साथ अकेले 72 किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं कर सकती हैं। महिलाएं टीवी पर नहीं आ सकती हैं, किसी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती हैं, किसी भी पार्क में नहीं जा सकती हैं, अकेले अस्पताल नहीं जा सकती हैं, जिम नहीं जा सकती हैं, किसी एनजीओ में काम नहीं कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान राज में रह कैसे रही हैं और वो क्या करती हैं कि उन्हें आज़ादी मिले। तालिबान राज में महिलाएं आजीवन घर में रह सकती हैं, अपने सपनों को कुचल सकती हैं, ताउम्र पुरुषों पर निर्भर रह सकती हैं। यही तालिबान शासन की हकीकत है। सत्ता में आने के बाद महिलाओं की आज़ादी छीनने में तालिबानियों ने सबसे ज्यादा शक्ति का प्रयोग किया, या फिर ये कहें कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। कई ऐसे कानून लागू किए हैं जो मानवाधिकारों के खिलाफ हैं। इनमें सार्वजनिक जगहों पर सजा देने का कानून भी है। तालिबान समलैंगिकता को इस्लाम के खिलाफ मानता है। यहाँ इसी वर्ष जून में समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप में 63 लोगों की कोड़े मारकर पिटाई की गई थी। इनमें 14 महिलाएं भी शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को समलैंगिकता और चोरी करने का दोषी पाया गया था। इसके बाद बाकायदा स्टेडियम में सभी दोषियों को इकट्ठा किया गया और फिर उनकी पिटाई की गई। संयुक्त राष्ट्र ने इस सजा की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के खिलाफ बताया था। कल पश्चिम बंगाल बंद को लेकर टीएमसी का बीजेपी पर पलटवार। बीजेपी का बंद फ्लॉप होगा, कहा कुणाल घोष ने। रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई कर रही है, फिर भी कोलकाता में प्रदर्शन किया जा रहा है। जो बेसिक जो डिमांड है, वी वांट जस्टिस, वो तो हमारा भी डिमांड है। जस्टिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीबीआई का है। एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में, केस सुप्रीम कोर्ट में। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गंदा कर दी, लेकिन